हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई कक्षा में। और आज के कक्षा का टॉपिक है अधिगम अक्षमता एवं दिव्यांगता, जिससे कि सीटेट और टेट जैसी परीक्षाओं में 100% सवाल आते ही आते हैं। तो जानते हैं अधिगम अक्षमता होती क्या है। अधिगम अक्षमता यानी बालक की बुद्धि सामान्य है या सामान्य से अधिक होने पर भी वह चीज़ों को पढ़ने, लिखने, समझने या गणना करने, भाषा, विचार अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यही अधिगम अक्षमता है। यानी कि आप ध्यान रखेंगे, अधिगम अक्षमता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि सामान्य या सामान्य से अधिक होती है, जबकि मंदबुद्धि बालक में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अधिगम अक्षमता क्या है? सीखने की क्षमता में कमी या अनुपस्थिति क्यों होती है? उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य या सामान्य से अधिक होने पर भी पढ़ने, लिखने, गणना करने या समझने में कठिनाई होती है। यही अधिगम अक्षमता है। अब देखते हैं अधिगम अक्षमता का शब्द प्रथम बार प्रयोग सैमुअल किर्क ने 1963 में किया था। इसके कुछ प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं हैं। लक्षण क्या हैं? जैसे कि ध्यान या एकाग्रता में कमी। ध्यान ना देने से बच्चा निर्देशों को सही से समझ नहीं पाता, उसमें कठिनाई होती है। और स्मृति दोष यानी वो चीज़ों को याद करने में, याद रखने में कठिनाई का अनुभव करता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह अधिगम अक्षमता जो है यह अस्थायी नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। इसे अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। याद रखिएगा, अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील होती है और यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक विकार है जिसे अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमताएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं तीनों में से प्रश्न देखने को मिले। तो पहला है डिसलेक्सिया, यानी कि पठन संबंधी विकार। व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। डिस्ग्राफिया, इसमें आप ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं या ग्राफ खींचते हैं तो वह लेखन संबंधी है, अतः डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का अर्थ आप कैलकुलेटर से लगा सकते हैं या कैलकुलेशन से लगा सकते हैं। तो यह गणना संबंधी विकार है, यानी आप इसे गणित से समझ सकते हैं। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार है। डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक गति एवं समन्वय विकार। वह अपनी शारीरिक गतियों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, जिसे डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्फेजिया क्या है? भाषा को बोलने या समझने में कठिनाई का अनुभव होना डिस्फेजिया है। डिस्थीमिया यानी मनोदशा विकार, तनाव। इसका अन्य नाम या नया नाम दिया गया है PDD, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। याद रखिएगा दोस्तों, PDD का फुल फॉर्म परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब है डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमजोरी होती है। यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसमें व्यक्ति की स्मृति प्रभावित होती है, जैसा कि अल्जाइमर रोग में होता है। अल्जाइमर रोग ही डिमेंशिया बीमारी का मुख्य कारण है। अब डिसआर्थोग्राफिया। ग्राफिया से आप लेखन से, जैसा कि मैंने बताया, ग्राफ से आप लेखन समझ सकते हैं। तो यह भी लेखन संबंधी ही है, लेकिन शब्दों की सही वर्तनी, याद रखिएगा, डिसआर्थोग्राफिया में सही वर्तनी लिखने में कठिनाई होती है। ADHD मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। याद रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ध्यान की कमी एवं अतिसक्रियता विकार। ऑटिज्म सामाजिक एवं व्यवहार में कठिनाई। अब देखते हैं दिव्यांग बालक।
अब दिव्यांग बालक क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी समस्या के कारण कार्य में कठिनाई आना दिव्यांग बालक है। जैसे कि इसके कुछ प्रकार हैं: दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक या भाषा बाधित, चलन या अस्थिबाधित। तो देखते हैं हम दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधिता दो प्रकार की हो सकती है, जैसे कि अल्प दृष्टिबाधित और पूर्ण दृष्टिबाधित। अल्प दृष्टिबाधित में हम देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आते हैं। आप कमेंट में ये बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो अल्प दृष्टिबाधिता में शैक्षिक उपचार क्या हो सकता है? या तो बच्चों की आँखों का उपचार किया जाए, या उन्हें चश्मा दिया जाए, या मोटे अक्षरों वाली किताबें। अगर इन सब में से कुछ नहीं हो पाता तो कक्षा में सबसे उपयुक्त होता है कि उसे उसकी दृष्टि दोष के आधार पर कक्षा में आगे या पीछे बिठाया जा सकता है। अब पूर्ण दृष्टिबाधिता क्या होती है? पूर्ण दृष्टिबाधिता यानी पूर्ण रूप से उसे दिखाई ना देता हो, तो उसे ज्ञान का अनुभव कराने के लिए इंद्रिय आधारित शिक्षा दी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है, जिसमें बिंदु बिंदु जैसे डॉट डॉट लिखे रहते हैं उस बुक में। अब ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। इसकी संरचना में 6 बिंदु थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो इसमें 6 बिंदु होते हैं। श्रवण एवं वाक बाधित बालक। श्रवण बाधित को भी दो प्रकार से बांटा जा सकता है: अल्प श्रवण बाधित या पूर्ण श्रवण बाधित। अल्प श्रवण बाधित सुनने में काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है। इसे यंत्रों द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, जैसे कि कान में लगाने वाली जो मशीनें आती हैं उसके आधार पर, या उसे कक्षा में आगे बैठाकर भी इसका उपचार किया जा सकता है। पूर्ण श्रवण बाधित बालक, जिन्हें पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता है, उन्हें मूक या बधिर बालक कहते हैं। इनकी शिक्षा सांकेतिक भाषा के रूप में की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे संकेतों के माध्यम से हाथों से अपने कुछ संकेत बताते हैं, उसके आधार पर बातचीत करते हैं। इस आधार पे ही पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। वाक या भाषा बाधित। वाक यानी बोलना, शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, अपने अभिव्यक्ति को विचार करने में, अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करने में कठिनाई होती है, जैसे कि हकलाना, तुलतुलाना, बातचीत में झिझक होना। इनकी शिक्षा किस प्रकार से की जा सकती है? इनको धैर्यपूर्वक सुनना, इन्हें बोलने का अवसर देना, सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके धीरे धीरे इन्हें सिखाया जा सकता है। अब है चलन या अस्थि बाधित, यानी कि जिन्हें चलने फिरने में या हड्डियों के द्वारा कुछ विकृति होने से, मांसपेशियों में कोई विकृति होने से चलने फिरने में कठिनाई होती है। जैसे कि इसका उदाहरण पोलियो और सेरिब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे। जैसा कि पोलियो आप जानते ही हैं, जैसे कि कह देते हैं हम लोग कि लकवाग्रस्त हो गया है, जबकि सेरिब्रल पाल्सी क्या है? शरीर का संतुलन प्रभावित होता है इससे। जैसे कि अगर बच्चा समय से पहले जन्म ले ले तो भी उसका मानसिक संतुलन या शारीरिक संतुलन प्रभावित हो जाता है। यह मस्तिष्क पर संक्रमण या चोट के कारण भी होता है। अब इसकी शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? जैसे रैंप लगाना या रेलिंग और बच्चों के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था करना। तो समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? सही पहचान, उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था और दोनों के आधार पर सफल समावेशी कक्षा। कई बार मैंने आपको बताया है कि शिक्षा की भूमिका क्या है। शिक्षक की भूमिका क्या है
केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि बाधाओं को दूर करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके बारे में कुछ प्रश्नों को करते हैं जो सीटेट तथा टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेक्सिया किससे? पढ़ने में कठिनाई। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? जो 2017 और 2018 में पूछा गया है। ग्राफ यानी लिखने, तो लिखने में कठिनाई होना डिसग्राफिया से संबंधित है। पढ़ने में कठिनाई होना डिसलेक्सिया से। गणित में कठिनाई डिसकैलकुलिया से। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको बताया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, कैलकुलस कह सकते हैं, गणितीय गणना। ब्रेल लिपि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बता सकते हैं? श्रवण बाधित बालक, दृष्टिबाधित बालक, अस्थिबाधित बालक, ऑटिज्म से ग्रस्त बालक। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित बालकों के लिए। अब ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु। अब ADHD का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना? ये भी बिल्कुल नहीं। जहाँ भी आपको केवल शब्द दिखाई दे, वे ऑप्शन मैक्सिमम चांसेस हैं कि गलत होंगे। मैक्सिमम क्या, वो गलत ही होंगे। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना और प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना। क्या समावेशी शिक्षा में अलग पढ़ाने की बात की गई है? नहीं ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, कितने होते हैं? 6 बिंदु। ऑटिज्म मुख्यतः किससे संबंधित विकार है? अभी मैंने आपको बताया कि दृष्टिबाधित से संबंधित कौन सा विकार है? गणित से, लेखन से। लेखन से कौन सा है? बताइए। लेखन से डिसग्राफिया, गणित से डिसकैलकुलिया। दृष्टि से संबंधित विकार कौन कौन से हैं? जैसे कि बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया एवं संचार। अधिगम अक्षमता वाले बालक सामान्यतः कैसे होते हैं? बुद्धि बहुत कम होती है? नहीं। बुद्धि कम होगी तो मंदबुद्धि बालक। बुद्धि सामान्य या सामान्य से अधिक हो सकती है? जी बिल्कुल, बुद्धि सामान्य या सामान्य से अधिक हो सकती है। अधिगम क्षमता वाले बालक पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, ये जरूरी नहीं है। अधिगम क्षमता कोई बीमारी नहीं है, एक विकार है जिसे अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अतः वो पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। यानी इसका आंसर बुद्धि सामान्य या सामान्य से अधिक हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।